नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस समय यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वन, जल, मिट्टी, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसे चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम लोग बेसिकली चक्रवात के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस, इसका सिलेबस इतना लॉजिकली और इतना विस्तृत है कि अगर आपको इसके सिलेबस की सही समझ नहीं है तो यकीन मानना, आप चाहे 10 साल तैयारी करो चाहे 5 साल तैयारी करो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि तैयारी के दौरान अगर आपको मौज नहीं आ रहा है तो यकीन मानना, आपकी तैयारी दूसरे डायरेक्शन में है। बहुत सारे लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग 1-2 साल तैयारी कर रहे हैं और एसडीएम का पद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस की सही समझ है और ज़्यादा कचड़ा पढ़ने के वो प्रयास में नहीं थे। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट तैयारी किए। और मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। यूट्यूब पर क्या है कि जिसको जो आता है वो पढ़ा रहा है, और छात्र क्या कर रहे हैं कि जो उनको देखने में अच्छा लग रहा है वही वो देख रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और हम कितना सक्षम हैं उस चीज़ को लिख पाने में। क्योंकि सारा खेल मेंस का है। आप मेंस में बहुत अच्छा कर पाते हो तो इंटरव्यू में आप 10-5% इधर उधर हो जाते हो तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक यूट्यूबर की पहचान आपके अंदर होनी चाहिए कि हम कैसे समझ पाएँ कि यह यूट्यूबर है, यह मार्गदर्शक है, यह शिक्षक है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बेसिकली चक्रवात के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं पढ़ा होगा और नोट्स भी आप लोगों ने बनाया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यह बातचीत करते हैं कि चक्रवात बनता कैसे है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ा होगा, बट जो कंसेप्ट है अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि दोबारा आपको चक्रवात से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मान लीजिए किसी स्थान पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उस स्थान की हवाएं जो है बहुत गर्म हो जाती हैं। तो जब हवाएं गर्म होती हैं तो उस स्थान पर जो वायु दाब है वह निम्न हो जाता है, अर्थात वायु दाब बहुत कम हो जाता है। तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो विरल होती हैं और वो जो है हल्की होती हैं। तो वो गर्म हवाएं क्या ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो जब यहाँ से हवाएं, जिस स्थान से हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, तो सामान्य सी बात है कि उस स्थान पर हवाएं भरने के लिए दूसरी हवा आएंगी, अर्थात जो उच्च वायु दाब वाली हवाएं होंगी वो जो है इस स्थान को भरने के लिए आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हो कि जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर चली जा रही हैं, और जो उच्च वायुदाब, अर्थात ये कह सकती हूँ कि जो थोड़ा सा ठंडी हवाएं हैं उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो नीचे होती हैं, तो वो जो है इस स्थान को भरने का प्रयास करती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि एक केंद्र पर, ठीक है, हवाएं क्या एक केंद्र पर चारों तरफ से आने का प्रयास कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस स्थान की हवाएं गर्म हो गई और वो हल्की हवाएं ऊपर चली गई। इसलिए चारों तरफ से जो है ठंडी हवाएं इस जगह को भरने के लिए एक दूसरे की तरफ अग्रसर हो रही हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ से आप देखो कि ये हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। एक तो पहला हमने ये देखा। दूसरी बात हमने क्या देखा कि ये जो है हवाएं, अर्थात ये कह सकती हो कि केंद्र की तरफ जो है उच्च वायु दाब की बढ़ती हुई रेखाएं हमें प्रतीत हो रही हैं। आप ये कह सकते हो कि हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा क्या कि ये जो निम्न वायु दाब है, अर्थात जो केंद्र है, इसकी तरफ जो है उच्च वायु दाब की रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए। अब हमने जब ये स्थिति देखा तो हमें ये दो प्रश्न चिन्ह हमारे मन में आ रहा है कि गर्म अवस्था, अर्थात गर्म अवस्था या निम्न वायुदाब एक विशेष स्थान पर ही क्यों होगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा, चक्रवात में घूर्णन गति क्यों होता है, क्योंकि हम लोग केवल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक विशेष स्थान पर डायरेक्शन, मतलब कि इसका डायरेक्शन घुमावदार नहीं है। एक विशेष स्थान पर क्या हवाएं एक दूसरे की तरफ अग्रसर हो रही हैं, इसमें अभी घुमावदार की स्थिति नहीं है। तो जो पहले सवाल का जवाब है आपका कि गर्म अवस्था एक विशेष स्थान पर क्यों होता है, तो इसका जवाब है पृथ्वी की भौगोलिक संरचना और सूर्य की अवस्थिति। ठीक है, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना और सूर्य की अवस्थिति के कारण जो है चक्रवात जो है एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होता है। ठीक, आप इतनी बात को समझ पाए। दूसरा जो सवाल है ये है कि चक्रवात में घूर्णन क्यों होता है। तो ध्यान रखना, चूंकि पृथ्वी में घूर्णन गति है तो घूर्णन गति के कारण जो है यहाँ पर कोरियोलिस बल काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोरियोलिस बल के बारे में समझाना चाहूँगा कि ये फेरल का नियम भी इसे कहते हैं। तो धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये जो है फेरल का नियम है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। क्या फेरल के नियम को एक बार फिर से आप देख लो, क्या कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न गोलार्ध में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये जो फेरल का नियम है, अर्थात जो कोरियोलिस बल है, इसके कारण जो है चक्रवात में घूर्णन गति उत्पन्न हो जाता है। और एक विशेष स्थान पर क्यों चक्रवात उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी की स्थिति और सूर्य की अवस्थिति के कारण जो है ये एक विशेष स्थान पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
अभी हम लोगों ने चक्रवात का ना तो डेफिनेशन देखा, ना ही चक्रवात के बारे में कोई ऐसी उत्पत्ति का कारण या उसके प्रकार को देखा। बेसिकली अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, इसकी स्थिति कैसी होती है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चक्रवात जो है कैसे घूर्णन करता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चक्रवात को समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि चक्रवात वायुदाब की वह प्रणाली है, चक्रवात वायुदाब की वह प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, क्या जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस निम्न वायुदाब के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं होती हैं, अर्थात चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से केंद्र की ओर होती है। तो आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अब इतनी बातें समझने के बाद हमें चक्रवात के डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आराम से कह सकते हो कि चक्रवात वायुदाब की वह प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस निम्न वायुदाब के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं होती हैं, अर्थात चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से अंदर की तरफ होती है। अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की जो भौगोलिक विभाजन है वो ये वाला हिस्सा है दोस्त, इसको मैंने जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है इसको बोलते हैं उष्ण वाला भाग। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेटर लाइन गई हुई है दोस्तों, क्या यहाँ पर एक इक्वेटर लाइन गई हुई है। तो सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर पर ही पड़ती है सबसे ज़्यादा। तो ये इक्वेटर लाइन और इधर आप ये कर्क रेखा है और नीचे आपका मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं उष्ण वाला भाग, अर्थात बहुत गर्मी वाला भाग। और उसके जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक, और नीचे वाला जो रेखा होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। तो आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण प्रदेश। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण प्रदेश। तो चूंकि अब हम यहाँ पर चक्रवात को बहुत डायनेमिक करने का प्रयास नहीं करेंगे, हमें भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पढ़ना चाहिए। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात आप कह सकते हो कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो तो उष्ण वाले भाग में है और जो उत्तरी भाग है वो आपका शीतोष्ण वाले भाग में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमें केवल चक्रवात के दो जो है प्रकार पढ़ने हैं, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या हमें एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर दो प्रकार के चक्रवातों का वर्णन करेंगे दोस्तों, क्या? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पर नोट है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में पवनों की गति होती है। तो ये तो मैंने फेरल का नियम या कॉरियोलिस बल के नियम के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जो है हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस के लिए हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्रति सब्जेक्ट 49 रुपीज़। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे डेमो भेज दीजिए, क्या एक सब्जेक्ट मिल सकता है? देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि टोटल 9 सब्जेक्ट अभी तक तैयार कर लिए हैं, तो वो 9 सब्जेक्ट टोटल हम लोग देते हैं। एक दो सब्जेक्ट बहुत रिक्वेस्ट पर किसी को दे देते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि हम लोग सारा का सारा उसको साथ में ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पीडीएफ वहीं पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रति सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि चक्रवात में जो है किस किस प्रकार के प्रश्न अभी तक यूपी पीसीएस में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था, चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करिए। दूसरा प्रश्न 2019 में पूछा गया 8 नंबर का, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरी भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही धीरे धीरे क्षीण होकर यह खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है, मैं सवाल को अभी थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूँ, फिर इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा प्रश्न पूछा गया, शीतोष्ण चक्रवात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने दिखाया कि भारत की अवस्थिति कैसी है, आप यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास किया था दोस्त। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत की जो अवस्थिति है वो कर्क रेखा पर है। इसका जो उत्तरी वाला भाग है वो शीतोष्ण वाले प्रदेश में है और इसका जो दक्षिणी भाग है वो आपका उष्ण वाले भाग में है। ठीक है, उष्ण वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर अगर आपको पवनों के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि इधर से, ठीक है, इधर से जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है ये हवाएं चलती हैं और भारत के उत्तरी भागों को प्रभावित करती हैं। इधर से जो है मानसून चलता है, ठीक है, इधर से उष्ण से मानसून चलता है और ये जो है भारत के पश्चिमी भाग से होते हुए अन्य प्रायद्वीपीय भागों पर ये जो है मानसून जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये दिख रहे हैं कि एक तो हमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ना है और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ना है। और भी टाइप्स होते हैं बट हमें उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो देखिए जो प्रश्न है कितना लॉजिकली पूछा गया है। क्या यहाँ पर आप दोनों प्रश्न देखिएगा, मैं आपको सेटिस्फाइड करवा दूंगा। एक तो ये जो सवाल पूछा गया, चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन था। ये जो दोनों क्वेश्चन पूछा गया ये थोड़ा सा लॉजिकली है। क्या भारत में जो पश्चिमी भाग है उधर से जो है चक्रवात आता है, तो अब चूंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पर बहुत कम चक्रवात मिलते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये सागरों में या महासागरों में बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि मान लीजिए हिंद महासागर में चक्रवात बन रहे हैं, बट वो जैसे ही भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय एरिया में आते हैं तो धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। क्या कारण है? उस कारण को आप बताइए। इसका मतलब कि आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता को सही सही जानते हैं, तो मुझे लगता है आप डिफाइन कर पाएंगे।
जो दूसरा प्रश्न है वो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अब चूंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये भारत के उत्तरी भाग को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्या क्या हानिकारक इसके प्रभाव है और क्या क्या लाभकारी इसके प्रभाव है, ये दोनों डिफाइन आपको करना है। तो यहाँ पर अब हम चूंकि परीक्षा के प्रश्नों के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि हमें चक्रवात के बारे में क्या पढ़ना होगा। तो चक्रवात कहते किसे हैं, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति का क्या कारण होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, भारत को कैसे प्रभावित करता है, इसका प्रभाव क्या है, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं कि चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। तो चक्रवात का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर आप लिख दीजिए कि चक्रवात वायु दाब की वह प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस निम्न वायु दाब के चारों ओर बढ़ते वायु दाब की रेखाएं होती हैं, अर्थात पवनों की दिशा बाहर से केंद्र की तरफ होती है। ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने डायग्राम के माध्यम से चक्रवात के उत्पन्न होने के कारण को समझाया। ठीक है, कि समुद्री सतहों पर गर्म तापमान के कारण चक्रवात आता है। कोरियोलिस बल उस क्षेत्र पर प्रभाव डालता है जो निम्न दबाव क्षेत्र बनाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण, क्षोभ मंडल के निचले से मध्य स्तरों में आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण, निम्न ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी के कारण, पहले से मौजूद निम्न स्तर की गड़बड़ी या फोकस के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आप डायग्राम बनाइए कि चक्रवात जो है, अब चूंकि भारत में दो प्रकार के चक्रवात आते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि भारत के उत्तरी भाग में आता है, तो यहाँ पर हमने पश्चिमी विक्षोभ का जो है इसको रीजन बताया, और ये जो है मानसून के कारण जो है भारत के उत्तरी भाग में चक्रवात आते हैं। तो यहाँ पर हमने जस्ट डिफाइन करने का प्रयास किया कि ठंडी हवा का द्रव्यमान, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया। अब चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न की जो है क्या शब्द क्षमता है। जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया कि ठंडी हवा का द्रव्यमान जो है वो गर्म हवा के द्रव्यमान की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस प्रकार गर्म हवाएं कम द्रव्यमान होने के कारण ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाती हैं, जिससे यह स्थिति कोरियोलिस बल के कारण चक्रनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट्स दिखा सकते हो कि चक्रवात उत्तरी ध्रुव में घड़ी की विपरीत तथा दक्षिणी ध्रुव में घड़ी की दिशा में जो है घूमता है। यहाँ पर फिर आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हो कि वस्तुतः चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, हमें इसके प्रभाव को सकारात्मक बनाना होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर यही लिखें। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट की सही जानकारी है दोस्त, तो आप चाहो तो इससे बेहतर उत्तर लिख सकते हो। देखो, बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप कंटेंट क्वालिटी और मेरे कहने के उद्देश्य को अगर आप समझ गए तो यकीन मानना आपको मेंस में बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। और याद रखना, जैसा कि मैंने बीच में आपको बताया कि हैंड राइटिंग नोट्स हम लोग जो दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। ये तो केवल चूंकि अब यूट्यूब पर आना है तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने ये इस प्रकार से लाया है, लेकिन वो नोट्स दूसरे हिसाब से। दोस्त आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समय बचाने के लिए। ठीक है, समय बचाने के लिए। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो प्रश्न दूसरा हम लोग उठा रहे हैं वो ही चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला, कि चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण को समझाइए। तो यहाँ पर आप प्रश्न की रूपरेखा को तैयार करते समय क्या ध्यान में रखेंगे कि एक तो आपको चक्रवात की परिभाषा देनी है, दूसरा जो है चक्रवात की उत्पत्ति का कारण। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में उतारिए, या फिर आप पीडीएफ जब लेंगे तो मैं उसमें आपको दूंगा, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि छोटा सा मैप बनाएंगे इंडिया का, और दिखाएंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में किस प्रकार से आता है, और एक अच्छा सा निष्कर्ष जो है लिखकर आप इस प्रश्न का एंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर यहाँ पर देखिए, जो एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि शीतोष्ण चक्रवात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमने यह दिखाने का प्रयास किया कि शीतोष्ण कटिबंध पर हमें टिप्पणी लिखना है, अर्थात कमेंट करना है। तो अब आपके दृष्टिकोण से शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, भारत जो है, अर्थात भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की क्या हानि है, क्या लाभ है, अर्थात आप अपने हिसाब से जो सोचते हो उसके बारे में लिखो। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया ये बहुत डायनेमिक प्रश्न है, यहाँ पर लोगों का उत्तर अपना अपना अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर सही समझ नहीं है तो आप प्रश्नों को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने से कुछ प्रभाव को लिखने का प्रयास किया कि शीत ऋतु में वर्षा कराती है, पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पर डायग्राम आप बना देंगे, शीतकालीन तूफान आता है, रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है, सेब की खेती के लिए जो है उपयोगी होता है। तो यहाँ पर चूंकि आप डायग्राम बना सकते हो, इसको हम लोगों ने शॉर्ट में देखने का प्रयास किया। एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरी भागों पर होती है और ये जो स्तरीय भागों पर आते आते धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पर हमने यह दिखाने का प्रयास किया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण, विकास एवं निरंतरता के कारक सागरीय सतहों पर ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वे जो ही स्थलों पर पहुंचते हैं धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग उत्तरदायी कारक जो है 4 बता रहे हैं। क्या पहला है आर्द्रता एवं नमी, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है तापीय गुण और चौथा है चक्रवात की ऊर्जा एवं शुष्क वायु का प्रवेश।
तो यहाँ पर हमने चारों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने डिफाइन करने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर दूसरा हमने डिफाइन करने का प्रयास किया, और यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा जो है डिफाइन करने का प्रयास किया, और इस प्रकार चौथा। तो मैं जब आपको इसका पीडीएफ दूंगा दोस्तों ना, आप इसको पढ़ना और कोई एक रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी पूछ नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी ये नोट्स आप जरूर लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको इस सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि ये नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स ना टॉपर्स की नोट्स है। ठीक है, आप देखोगे ना एक एक चीज को किस प्रकार डायग्राम के साथ, मैप के साथ, ठीक है, फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब आप ये समझो कि आंख मूंद कर लो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लेने के बाद ये सोचो कि यार ये तो फालतू चीज हमने कचरा ले लिया। नहीं दोस्त, हम लोग पूरा अनुभव उसमें डाले हुए हैं, और यकीन मानना बहुत बेहतर नोट्स है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।